हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। पिछले वीडियो तक हमने हमारे दो मेथड्स कवर कर लिए थे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन के। आज हम तीसरा मेथड शुरू करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, पिछली दो वीडियोस का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पहले वो वीडियोस देख सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लें। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत आसान टॉपिक है। अगर हम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस थोड़े से रिएजेंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। देखो, अगर हम एक एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल से हम क्या चीज़ रिएक्ट कराएं कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड मिल जाए, RX। ठीक है, ROH क्या होता है हमारा एल्कोहल, और ये क्या होता है हमारा अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। पहला जो है हमारा वो है डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक एल्कोहल को SOCl2 से रिएक्ट कराते हैं, और जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलता है RCl प्लस SO2 प्लस HCl गैस। ठीक है, अब इसकी एक खासियत है, क्या खासियत है कि जो हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए अल्काइल क्लोराइड वो तो मिल जाएगा। ठीक है, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं SO2 और HCl, ये क्या है हमारे बाय प्रोडक्ट्स, मतलब जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स के साथ साथ बन रहे हैं। ये देखो, ये गैसियस फॉर्म में है तो ये वेसल से इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स होता है अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने का फ्रॉम एल्कोहल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हम SOCl2 यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं, इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स, टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, बेसिकली अल्काइल क्लोराइड, हैलाइड्स की जगह भी आप क्या लिखो, क्लोराइड लिखो, क्योंकि हम सिर्फ इससे क्लोराइड बना सकते हैं, ना हम इससे ब्रोमाइड बना सकते हैं, ना फ्लोराइड बना सकते हैं, ना आयोडाइड बना सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ क्या बना सकते हैं, अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल्स। बेस्ट क्यों है, बिकॉज या एज द बाई प्रोडक्ट्स या साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस या आर गैसेस एंड विल evaporate, and will leave the vessel, and will leave the vessel, leaving behind a good yield, leaving behind a good yield of our alkyl chloride। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में बैक एक्सरसाइज में भी पूछा है कि डार्जन्स प्रोसेस एक बेस्ट मेथड क्यों होता है। ठीक है, अब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिर्फ इतना सा याद रखना है। अच्छा, एक चीज और, हम इसमें सिर्फ अल्काइल क्लोराइड क्यों प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ना तो SOBr2 एग्जिस्ट करता है, ना ही SOI2 एग्जिस्ट करता है, ये बहुत अनस्टेबल है। सिर्फ और सिर्फ SOCl2 ही एग्जिस्ट करता है, तो हम सिर्फ RCl बना सकते हैं, ना हम इससे RF बना सकते हैं, ना हम इससे RBr बना पाएंगे, ना ही हम इससे RI बना सकते हैं। ठीक है, हम इस मेथड से सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड्स बना सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म क्या है, सीबीएसई के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस में इसका मैकेनिज्म है SNI मैकेनिज्म, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मैकेनिज्म भी अभी हम डिस्कस करेंगे, तो जो बच्चे मेंस के लिए देख रहे हैं वो इस मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से देखें, अदरवाइज सीबीएसई में तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये मैकेनिज्म आपसे पूछा जाए। ठीक है, सीबीएसई में बस आपको इतना सा
याद रखना है। मैकेनिज्म पे चलते हैं, एक बार मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं इसका कि मैकेनिज्म है क्या। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, हमने एक एल्कोहल लिया है और हमने इसको रिएक्ट कराया है SOCl2 से। SOCl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज देखना है और एक नेगेटिव चार्ज ढूंढना है। इस सल्फर के आसपास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस सल्फर के ऊपर अटैक करेगा। सल्फर ने तो पहले से ही अपनी ऑक्टेट पूरा किया हुआ था, स्टेबल था, तो जब इसके ऊपर अटैक होगा तो इसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो वो बॉन्ड तोड़ के किसको दे देगा चार्ज, ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो हुआ क्या देखो, आर ऑक्सीजन ने जैसे ही अपना लोन पेयर यूज करके अटैक किया, वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब भी ऑक्सीजन अपना लोन पेयर या कोई भी एटम अपना लोन पेयर यूज करके अटैक करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ एक H लगा हुआ था। अब ऑक्सीजन ने नया बॉन्ड किसके साथ बनाया, सल्फर के साथ। ठीक है, चार्ज हमने ऑक्सीजन को दिया था बॉन्ड तोड़ के, तो एक बॉन्ड टूट गया, चार्ज ऑक्सीजन के पास आ चुका है और 2 क्लोरीन उसके पास इस तरह से लगे हुए हैं। यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है, इसको HCl बाहर निकाल दो। ठीक है, यहां से क्या करो आप, HCl बाहर निकाल दो, यहां से H प्लस और यहां से Cl बाहर। कैसे बाहर गया देखो, ये ऑक्सीजन ने चार्ज वापस किया और यहां से क्लोराइड को बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये क्लोराइड जब बाहर निकलेगा तो यहां से क्या करेगा, इस तरह से H प्लस को खींच लेगा। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ऑक्सीजन ने स्टेबल होने के लिए इस तरह की बॉन्ड क्लीवेज कर ली, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो हाईली अनस्टेबल होता है, तो उसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह की क्लीवेज शो की। इससे क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो H प्लस और Cl नेगेटिव बाहर हुए, उन्होंने HCl बना लिया। तो यहां से बेसिकली हुआ क्या, HCl बाहर चला गया। ठीक है, माइनस HCl, और हमारे पास बचा क्या देखो, मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिख रहा हूं, RO, ऑक्सीजन के साथ सल्फर लगा हुआ है, सल्फर के पास अब फिर से डबल बॉन्ड हो आ गया क्योंकि ऑक्सीजन ने वापस यहाँ पे बॉन्ड बनाया। ठीक है, एक क्लोरीन बाहर निकल गया लेकिन एक क्लोरीन अभी भी लगा हुआ है। अब यहाँ पे इंटरनली न्यूक्लियोफाइल का अटैक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ चला जाता है बॉन्ड। ठीक है, आप प्रोडक्ट के हिसाब से मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करो। देखो हमेशा याद रखना, जब भी मैकेनिज्म बनाना है तो आपको प्रोडक्ट के हिसाब से बनाना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें SO2 चाहिए, और SO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, यही तो होता है। तो एक डबल बॉन्ड हो तो पहले से ही है, एक डबल बॉन्ड और चाहिए, तो मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ के यहां लगा देता हूं। जैसे ही ये बॉन्ड यहां टूटेगा, सल्फर को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो क्या हुआ, उसने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया और क्लोरीन R के साथ लगना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SNI। ठीक है, देखो इंटरनली एक ही मॉलिक्यूल में Cl नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल बन के आ रहा है और वो R के ऊपर अटैक कर रहा है। क्यों, क्योंकि R के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। क्लोरीन फिर से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल नेगेटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर। तो ये इंटरनली एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एक हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। देखो धीरे धीरे इसका बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तो यहाँ पहले बना ही हुआ था, एक बॉन्ड और बनने लग गया धीरे धीरे। ठीक है, सल्फर के साथ यहाँ कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे टूटने लगा क्लोरीन के साथ, और वो बॉन्ड बनने लगा इसके साथ। तो यहाँ पे एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिल गई, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हमें मिल गई। और फाइनली होगा क्या, फाइनली यहां से हमें मिल जाएगा हमारा RCl और SO2। ठीक है, एक RCl मिल जाएगा और एक SO2 मिल जाएगा। कोई डाउट, तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। सबको क्लियर है कि ये SNI स्टेप से, SNI मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। ठीक है, CBSE में हमें मैकेनिज्म की कोई जरूरत नहीं है, और मेंस में
मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जरूरत है वो क्या है वो लिख लेते हैं। देखो ये एक नोट डाल के लिख लो आप, ड्यूरिंग एसएनआई प्रोसेस, ड्यूरिंग एसएनआई प्रोसेस कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज, कॉन्फ़िगरेशन डू नॉट चेंज मतलब अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन आर थी तो प्रोडक्ट की भी आर होगी, अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन एस थी तो प्रोडक्ट की भी एस होगी। ठीक है, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेंस के पॉइंट हिसाब से देखें तो। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं, बिल्कुल बेसिक सीबीएसई के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर मेंस के हिसाब से भी देख लेंगे इसी टॉपिक पे। ठीक है, देखो मैं असली क्वेश्चन आपको चैप्टर खत्म होने के बाद ही कराऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में क्वेश्चन करने का मजा ही तब आता है जब आपको सारा कंसेप्ट आता हो और फिर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। तो हम चैप्टर एक बार पूरा एंड खत्म कर लेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ भी हम करेंगे लेकिन बहुत कम, मतलब 3-4 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पे करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास ये अल्कोहल है, ठीक है, और मैंने इसको रिएक्ट कराया SOCl2 के साथ, आपको प्रोडक्ट्स बताने हैं। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं हमारा ये, अगेन SOCl2, ठीक है, और हम इसमें क्या लेते हैं, एक हम लेते हैं हमारा ये वाला मॉलिक्यूल, अगेन हमने इसमें SOCl2 से रिएक्ट कराया। देखो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत आसान है, जैसे ही आपको SOCl2 दिखे OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH Cl CH3, और यहाँ पे OH हटा के बस Cl लगा देना है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। और बाय प्रोडक्ट्स हमेशा ही क्या बनेंगे, SO2 एंड HCl हर एक केस में। ठीक है, कोई डाउट? चलो अब जो हमने कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट किया वो एक बार देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो रही है तो कैसे हो रही है। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट देखने के लिए पहले आपको R&S कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्विक सा रिवीजन ले लेते हैं हम हमारे CIP रूल्स का। CIP रूल्स, देखो CIP रूल्स क्या होते हैं, मान लो हमारे पास एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, तो ये कायरल कार्बन होगा और चारों डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, A, B, X और Y। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, प्रायोरिटीज असाइन करनी है। प्रायोरिटीज असाइन कैसे करते हैं, CIP रूल्स के हिसाब से। तो पहला रूल क्या है, आपने डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है जो कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, तो असाइन प्रायोरिटीज टू एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड टू कायरल सेंटर, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। और प्रायोरिटी कैसे असाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर के हिसाब से। तो मोर द एटॉमिक नंबर, मोर द एटॉमिक नंबर मोर इज प्रायोरिटी। यही था पहला रूल। मान लो हम इसमें एग्जांपल भी लेते हुए चलते हैं, फ्लोरीन, यहाँ हम लगा लेते हैं क्लोरीन, हाइड्रोजन और CH3। तो देखो एक कार्बन है जिसके आसपास चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं, तो डायरेक्टली अटैच्ड एटम देखना है और कुछ नहीं देखना। तो यहाँ डायरेक्टली अटैच फ्लोरीन, क्लोरीन, यहाँ पे कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होगा और यहाँ हाइड्रोजन। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी ज्यादा होगी। तो क्लोरीन की प्रायोरिटी नंबर 1, फ्लोरीन की प्रायोरिटी नंबर 2, कार्बन की प्रायोरिटी नंबर 3 एंड हाइड्रोजन प्रायोरिटी नंबर 4। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 4 वाले को भूल जाओ।
थोड़ी देर के लिए 4 वाले को भूल जाओ, मतलब अगर मैं 4 वाले को भूल जाऊं तो ये वाला बॉन्ड थोड़ी देर के लिए भूल जाना है, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ लगा हुआ था, सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप मेरा यहाँ लगा हुआ था और थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप मेरा यहाँ लगा हुआ था। 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, याद रखना 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3। अब आप कहाँ जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। उसके बाद आपने चेक करना है कि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ लगा था। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लगा है वर्टिकल वेज पे, या तो यहाँ पे या यहाँ पे, उस केस में क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती थी R और एंटी क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती थी S, ठीक है। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल वेज पे लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका लगा हुआ है इस वाली वेज पे, या तो यहाँ पे इस कॉर्नर पे या इस कॉर्नर पे, ठीक है, तब क्लॉकवाइज के लिए आपका हो जाता था S कॉन्फ़िगरेशन और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाती थी, R कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जैसे इस एग्जांपल में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल वेज पे लगा हुआ था, तो एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल वेज पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, R कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहला रूल होता था। फिर अगला रूल क्या होता था कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ जाएं, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम सेम आ जाएं तो उससे जो एटम डायरेक्टली लगे हैं वो चेक करो। मतलब देखो कंफ्यूजिंग सा है लेकिन हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो मान लो अब ये एग्जांपल है, यहाँ H लगा है, यहाँ CH3 लगा है, यहाँ लगा है CH2CH3 और यहाँ पे हम Br ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो Br की प्रायोरिटी नंबर 1 होगी क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम है, तो ये नंबर 4 पे जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली अटैच्ड एटम क्या है, सेम, कार्बन एंड कार्बन, तो हम आंसर नहीं कर पा रहे क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम होगा। तब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि इससे डायरेक्टली अटैच्ड कौन है। इससे डायरेक्टली अटैच्ड तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन्स। और अगर हम इससे डायरेक्टली अटैच देखें तो 2 हाइड्रोजन्स और 1 कार्बन। तब आपने देखना है कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो आपका किस में पड़ा है, इस सेट में पड़ा है या इस सेट में पड़ा है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी देखो, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तो कैंसिल कर दो, तो हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी या कार्बन की, बिल्कुल सही, कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 मानी जाएगी और इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 मानी जाएगी। फिर से 4 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 1 से 2, 2 से 3, तो अब आप क्लॉकवाइज जाने लगे और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका यहाँ पड़ा है हॉरिजॉन्टल वेज पे। तो क्लॉकवाइज के लिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो क्या हो जाता है, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लियर हो गया ये रूल सबको, ठीक है। ठीक है, ये 2 रूल्स ही हमें बेसिकली चाहिए। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप +1 के नोट्स को एक बार रेफर कर लीजिए, पूरा हमने वहाँ पे डिटेल में सारे रूल्स एक एक करके डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन +2 के ऑर्गेनिक में इतना ही चाहिए, अगर कहीं पे कोई रूल चाहिए होगा तो मैं वहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। अब देखो हम ये जो कॉन्फ़िगरेशन है R एंड S वाली, इसको हमने रिएक्शन लिखी है अल्कोहल वाली, उसमें कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता, C2H5 OH HCH3, ठीक है, इसको हम रिएक्ट कराते हैं किससे, SOCl2 से, तब प्रोडक्ट बताना होता। तो क्या करना है आपने, जहां पे OH लगा था वहीं पे Cl लगा दो, जहां पे पहले OH लगा था वहीं पे क्या लगा दो, Cl लगा दो। और कॉन्फ़िगरेशन में एक बार चेक करके जरूर देख लेना कि कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया और यहाँ H लगा दिया, ठीक है। अब अगर आप इसमें प्रायोरिटीज असाइन करो, देखो ऑक्सीजन डायरेक्टली लगा था तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 हो गई, प्रायोरिटी नंबर 4, और ये तो अभी अभी हमने पढ़ा है C2H5 की प्रायोरिटी नंबर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CH3, तो 4 को भूल गए, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। फिर लोएस्ट प्रायोरिटी देखा
वो यहाँ पड़ा था, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो S। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में भी आप कॉन्फ़िगरेशन निकालो, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 4, 3 एंड 2। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, फिर हमने फोर्थ को देखा, वो पड़ा था हमारा वर्टिकल वेज पे, वर्टिकल वेज पे पड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एस रहेगी। तो देखो प्रोडक्ट में भी एस कॉन्फ़िगरेशन है और रिएक्टेंट में भी कैसे कॉन्फ़िगरेशन थी, एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज देयर। ठीक है, एसएनआई में क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसी में एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब मान लो आपको 3D में दे दिया, ये तो 2D में था जो मैंने आपको अभी भी सिखाया, फिशर प्रोजेक्शंस। ठीक है, अब अगर आपको 3D में ऐसा कोई मॉलिक्यूल दे दिया, ठीक है, यहां OH दिया है, तो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, अगर पहले OH सॉलिड वेज पे लगा है तो अब भी सॉलिड वेज पे रहेगा, अगर पहले हैच वेज पे था तो अब भी हैच वेज पे रहेगा, मतलब चेंज नहीं करना कुछ भी आपने नया। तो अगर पहले सॉलिड पे था तो अब भी कहाँ आएगा, जो नया Cl आएगा, सॉलिड पे, तो यहाँ पे ही रहेगा, लेकिन सॉलिड पे ही रहेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज, सबको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डालो कि अगर आप SOCl2 के साथ पिरिडीन डाल देते हो रिएक्शन में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में पूछा जा चुका है। इफ वी टेक pyridine along with SOCl2, ठीक है, pyridine डाल देते हैं SOCl2 के साथ, देन रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 पाथवे। SN2 SN1 क्या होता है, ये अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाके, तो अभी के लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखो कि रिएक्शन प्रोसीड्स बाय SN2 पाथवे। और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN2 में क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन का मतलब R का S हो जाता है और S का क्या हो जाता है, R हो जाता है। तब होगा जब आपने pyridine डाला है along with SOCl2। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। देखो मैंने सेम रिएक्शन कराई C2H5, ठीक है, यहाँ पे मेरा OH लगा हुआ था, यहाँ मेरा H लगा हुआ था, यहाँ मेरा CH3 लगा हुआ था। अब ये भी सेम ऊपर ऐसे ही रिएक्टेंट लिया। अब इसमें SOCl2 तो डाला ही डाला, लेकिन साथ में मैंने pyridine डाल दिया PY। ठीक है, या पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, pyridine का शॉर्ट में हम PY लिखते हैं। तब इन्वर्जन हो जाएगी। इन्वर्जन का मतलब पहले OH इस साइड लगा था ना, अब OH को इस साइड लगा दो, बाकी सब कुछ सेम करना है। तो C2H5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे H एज इट इज लगा रहेगा, बस यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। अब Cl यहाँ आएगा, पहले OH यहाँ था, अब Cl जो आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, मतलब उसके ऑपोजिट, और CH3 को फिर यहाँ जाना पड़ेगा। अब अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या थी, S हमने ऊपर निकाली थी, इसमें अब आप कॉन्फ़िगरेशन असाइन करो 1 2 3 4। तो देखो 1 से 2, 2 से 3, 4 को भूल के क्लॉकवाइज, फिर 4 को देखना है। 4 अगर हम देखें तो यहाँ पे वर्टिकल वेज पे है, क्लॉकवाइज वर्टिकल पे क्या हो जाता है, R, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ R आएगा। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई ना, S का क्या हो गया, R हो गया। मतलब क्या है, सीधा सा इन्वर्जन कर देनी है कॉन्फ़िगरेशन की। अगर OH यहाँ लगा था तो क्लोरीन अब इस साइड आएगा, ठीक है, उल्टा कर देना, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। और अगर 3D में हम बात करें, 3D में मान लो हमारे पास यही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लेते हैं जो भी ऊपर लिया था, ठीक है, यहाँ पे OH लगा हुआ था आपका सॉलिड वेज पे, मैंने SO2Cl2 के साथ साथ pyridine डाल दिया। SOCl2 के साथ क्या डाल दिया, pyridine डाल दिया, तब इन्वर्जन हो जाएगी। मतलब अगर पहले OH सॉलिड वेज पे लगा था तो अब क्लोरीन कहाँ आएगा, हैच्ड वेज पे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। इन्वर्जन का मतलब क्लियर हो गया कि उल्टा कर देना है, बाकी किसी चीज में चेंज नहीं करना। जहां रिएक्शन हो रही है बस वहां चेंज आएगा। रिएक्शन यहाँ हो रही है ना, तो बस यहाँ पे जो सॉलिड वेज पे था अब इन्वर्ट कर दो,
पहले सॉलिड पे था तो अब कहाँ जाएगा, हैच पे। अगर पहले हैच पे होता तो अब कहाँ जाता, सॉलिड पे आ जाता। हो गया क्लियर ये चीज, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि अगर pyridine डाल दें तो इन्वर्जन हो जाएगी। ठीक है, अब अगला मेथड देखते हैं। SOCl2 हमने डिस्कस कर लिया अच्छी तरह से। तो अगला है देखो एल्कोहल से ही, लेकिन अगला रिएजेंट, अगर मैं एल्कोहल के अंदर PX3 डाल दूं, फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राइहलाइड, यहाँ पे PCl3 भी हो सकता है, PbR3 भी हो सकता है और PI3 भी हो सकता है। ठीक है, PI3 को कई बार ना हम फॉस्फोरस प्लस आयोडीन इस तरह से भी लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन लिख लो, जैसे PCl3 है तो मैं इसको फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन लिख लेता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जैसे भी रेजेंट दिया है आपको समझ आ जाना चाहिए, PCl3 या फॉस्फोरस प्लस क्लोरीन, PI3 या फॉस्फोरस प्लस आयोडीन। तो इस केस में भी क्या होगा, OH हटा के आपने क्या लगा देना है, X लगा देना है, और P के साथ देखो यहाँ पे अगर हम बैलेंसिंग करें ना तो ये 3 मोल होता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है एक तरह से, X यहाँ आ गया और OH कहाँ आ जाएगा, P के साथ। 3 हैलोजन थे, वो तीनों के तीनों यहाँ आ गए एक एक करके, मतलब 3 मोल हो गए, और P के साथ अब क्या लगा देना है आपने, OH लगा देना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H3PO3। बेसिकली हुआ क्या, ये हैलोजन्स यहाँ चले गए R के साथ और OH यहाँ आ गया, रिप्लेसमेंट हुई है और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, POH होल थ्राइस या H3PO3 हम उसको लिखते हैं। ठीक है, अब देखने में ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका मैकेनिज्म भी CBSE में नहीं है। जो पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, वो क्या याद रखना है कि जो PX3 है या जो हमने SOCl2 यूज किया था पिछले केस में, ये सब के सब एक लुईस एसिड्स का काम करते हैं। ये सब के सब क्या काम करते हैं, यहाँ पे लुईस एसिड्स का काम करते हैं। ठीक है, याद रखना ये सब का सब क्या काम करते हैं, लुईस एसिड का काम करते हैं। लुईस एसिड मतलब देखो जो OH होता है ना, OH नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग बेस इज पुअर लिविंग ग्रुप, वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आता। ये +1 में पढ़ा हुआ है ना GOC में कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो OH इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगा। तो जब हमने SOCl2 डाला या PX3 जब हम डाल रहे हैं, ये सब लुईस एसिड्स हैं। लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है, जो OH है, जो स्ट्रॉन्ग बेस है, वो आसानी से बाहर आ जाता है। ठीक है, बस इतना सा। और इसमें जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म अभी के लिए साथ साथ लिखते चलो, SN1 SN2 है क्या, वो हम डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसका मैकेनिज्म क्या है, SN2 पाथवे। SN2 जहां पे भी आएगा मतलब वहां इन्वर्जन होगी, वहां पे क्या होगी, इन्वर्जन हुआ करेगी। ठीक है, मतलब क्या है देखो, अगर हम यहाँ देखें इसका, यहाँ पे हम ले लेते हैं मिथाइल, Me मतलब मिथाइल, ठीक है, ET मतलब इथाइल और Me मतलब मिथाइल, ये हमने +1 में भी पढ़ा हुआ है, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। और HET का मतलब होता है C2H5 इथाइल ग्रुप, और Me का मतलब होता है CH3। ठीक है, अब अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं PbR3 के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, हमें पता है OH हटा के Br लगना है, CBSE में तो डायरेक्ट है OH हटाओ Br लगाओ, लेकिन यहाँ पे मेंस में डायरेक्ट नहीं पूछेगा वो आपसे यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछेगा कि R होगी या S होगी, इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे OH लगा था, अब SN2 है, SN2 में रिवर्सल हो जाना है, तो OH यहाँ था तो जो Br आएगा वो इस साइड आएगा, तो मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे ET कर दो और जो Br आएगा वो यहाँ पे आएगा। कोई डाउट? अब कॉन्फ़िगरेशन लिख के आप मैच भी कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन देखें, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, 3 एंड 4, 4 को भूल जाओ, 1 से 2, 2 से 3, याद रखना 3 के ऊपर से आप नहीं जा सकते, पहले 1 से 2 पे जाना पड़ेगा। 4 को तो हम भूल ही गए थे, तो यहाँ 4 है ही नहीं। ठीक है, तो 1 से 2, 2 से 3, तो क्लॉकवाइज, और फिर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल वेज पे, तो ये क्या हो गया R। जब आप यहाँ चेक करोगे तो ये S बन जाएगा, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब एक और रिएजेंट है जो हम अल्कोहल से के साथ यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए,
वो है हमारा PCl5। सिर्फ PCl5 एग्जिस्ट करता है। तो अगला लिख लो चाहे, अगर हम एल्कोहल के साथ PCl5 भी रिएक्ट कराएं, अभी हमने PCl3 लिया था, ठीक है, अब PCl5, ये भी SN2 पाथवे से चलता है, ठीक है, और RCl मिलता है, और बाय प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता है, POCl3। वहां H3PO3 मिल रहा था, यहाँ POCl3 प्लस HCl, ये याद कर लेना, ठीक है। और याद रखना सिर्फ और सिर्फ PCl5, ना यहाँ पे आप PBr5 ले सकते हो, ना यहाँ पे आप PI5 ले सकते हो, ना PF5 ले सकते हो, कुछ नहीं। तो मतलब इससे भी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर किए जा सकते हैं, क्लोराइड्स। जैसे थायनोल में प्रिपेयर किया था ना सिर्फ क्लोराइड्स, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड्स प्रिपेयर करोगे। SN2 पाथवे है, CBSE के लिए SN2 पाथवे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मेंस में बहुत मैटर करेगा। SN2 पाथवे मतलब इन्वर्जन होगी यहाँ पे भी। यहाँ पे भी जो PCl5 है वो एक लुईस एसिड का काम करेगा। जब भी आपने OH को हटा के उसकी जगह हेलोजन लगाना है, OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमेशा याद रखो उसको हटाने के लिए एक लुईस एसिड हमें चाहिए होगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया ये चीज? चलो, लास्ट जो हमारा रिएजेंट है वो क्या है, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट क्या होता है, HCl, कंसंट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 एनहाइड्रस, ठीक है। यहाँ पे जो एनहाइड्रस ZnCl2 होता है ये हमारा लुईस एसिड होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे RCl बना देता है। यहाँ पे भी हम क्या ले सकते हैं, RCl बन जाएगा, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर हो गया ये चीज? किसी को भी कोई डाउट है? चलो, ये थोड़ा ध्यान में रखना कि यहाँ पे OH को हटाना है तो हमें एक लुईस एसिड डालना पड़ता है। SOCl2 इज अ लुईस एसिड, PCl3 या PX3 इज अ लुईस एसिड, सिमिलरली PCl5 इज अ लुईस एसिड, और यहाँ पे ZnCl2 भी क्या होता है, हमारा एक लुईस एसिड होता है, ठीक है। कोई डाउट किसी को? लुकस रिएजेंट का हम एक टेस्ट भी पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है, या तो हम एल्कोहल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे या SN1 SN2 जब डिस्कस कर लेंगे उसके बाद करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? चलो, अच्छी बात है। अब यहाँ तक हमने एल्कोहल से मेथड्स पढ़ लिए हैं कि हम एल्कोहल से कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक जनरलाइज्ड रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ, जनरलाइज कर लेते हैं PCl5 की रिएक्शन बाकी हमारे अटैकिंग रिएजेंट के साथ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डाल लो, जनरलाइज्ड रिएक्शन विद PCl5, ठीक है, जनरल रिएक्शन विद PCl5। अब मैं यहाँ जनरलाइज कर रहा हूँ PCl5 के साथ, ठीक है। देखो, PCl5 जब भी रिएक्ट करेगा ना, आपको POCl3 निकालना है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। जब भी PCl5 आप लोगे आपको बाय प्रोडक्ट क्या चाहिए, POCl3। तो PCl3 को आप क्या करो, PCl5 को इस तरह से लिख लो, 2 क्लोरीन में अलग करके लिख लेता हूँ। PCl3 तो निकल ही जाएगा यहाँ से, और साथ में एक ऑक्सीजन निकाल दो तो POCl3 मिल जाएगा ना। देखो PCl3 तो यहाँ से मिल ही रहा है, मुझे बाय प्रोडक्ट क्या चाहिए, POCl3, P मिल गया, Cl3 मिल गया, तो अकेला ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारा जिससे हम रिएक्ट करा रहे हैं उससे मिल जाएगा। मान लो हम ईथर ले लेते, ईथर क्या होता है, ROR, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाता, यहाँ से अगर ऑक्सीजन निकलता तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या मिलते हैं, POCl3 तो बाय प्रोडक्ट है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, देखो Cl इसके साथ लग जाता, एक Cl इसके साथ लग जाता, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलते, RCl, क्या मिलते, RCl, और बाय प्रोडक्ट्स हमें पता है POCl3। अगर हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल लेते, एक जगह R होता एक जगह R डैश होता, तो एक RCl मिलता और एक R डैश Cl मिलता, ठीक है। कोई डाउट? अगर एल्कोहल होता, अगर ईथर की जगह क्या होता, एल्कोहल होता, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाता, ठीक है। फिर एक RCl मिलता और एक क्या मिलता, HCl, तो एक RCl मिलता और एक क्या मिलता, HCl। POCl3 तो मिलना ही मिलना है, बस ऑक्सीजन निकालते चलो, वो आपका प्रोडक्ट बनता जाएगा, ठीक है। अब मान लो हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होता, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, यही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये वाला ऑक्सीजन बाहर जाएगा, देखो ये वाला ऑक्सीजन बाहर जाता है,
ठीक है, तो अगर ये वाला ऑक्सीजन बाहर जाएगा तो एक तो इस पूरे ग्रुप के साथ Cl लग जाएगा, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो, RCOCl, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन बाहर गया ना तो इस कार्बन के साथ Cl लग गया, और एक क्या मिल जाएगा, HCl। इसको हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, एसिड क्लोराइड्स, ठीक है, कोई डाउट। अब अगर हम एस्टर लेते, क्या लेते हैं हम, एस्टर लेते, तो देखो क्या मिलता, एस्टर के केस में RCOOR, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप वाला ऑक्सीजन बाहर नहीं जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन कभी भी बाहर नहीं जाएगा, ये याद रखना कि ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, NYL है, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन कभी बाहर नहीं जाएगा, ये ही वाला ऑक्सीजन बाहर जाएगा। तो ये वाला ऑक्सीजन अगर बाहर गया तो देखो फिर से क्या मिलेगा, RCOCl, इस कार्बन के साथ Cl लग जाएगा और एक Cl इसके साथ लग जाएगा, RCl, ठीक है, कोई डाउट। POCl3 तो मिलना ही मिलना है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है, ये था एस्टर के साथ। और अगर एनहाइड्राइड होता, एनहाइड्राइड क्या होता है, RCOCOR, मैं R डैश ले लेता हूँ कि दोनों चीजें सेम भी हो सकती हैं अलग भी हो सकती हैं, R डैश मतलब ये डिफरेंट हो सकता है, इससे हो सकता है सेम हो, लेकिन हमने तो ये ऑक्सीजन बाहर निकालना है ना सिर्फ, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, तो प्रोडक्ट्स क्या क्या मिले, RCOCl और एक मिलेगा R डैश COCl, तो ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक। मैं जनरलाइज लिखवा रहा हूँ आपको ताकि आगे जब हम चैप्टर्स में यूज करें इसे तो कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो अब एल्डिहाइड के साथ भी देख लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है देखो, RCOH, अब इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन ही नहीं है तो मजबूरी है हमें कौन सा ऑक्सीजन बाहर निकालना पड़ेगा, यही वाला बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड टूटेंगे तो दोनों ही Cl यहाँ लग जाएंगे, दोनों ही Cl यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों ही Cl यहां लग गए तो देखो एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन, तो ये क्या बन गया, जेम डाइहाइड, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तब तो हम डबल बॉन्ड ना तोड़ते, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं तो डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल बॉन्ड मतलब दो बॉन्ड कम हो गए तो दोनों क्लोरीन यही लगा दो, ठीक है, कोई डाउट। अगर एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता, RCOR, फिर से मजबूरी है और कोई ऑक्सीजन ही नहीं है तो यही वाला ऑक्सीजन बाहर भेजना पड़ेगा और फिर दोनों क्लोरीन यहीं लगा दो, क्योंकि दो बॉन्ड टूटेंगे दोनों क्लोरीन्स यहीं पे आएंगे, अगेन इट इज अ जेमन डायहाइड, ठीक है, कोई डाउट। अब ये जो लास्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अमाइड्स के केस में अमाइड क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम बोलते हैं अमाइड्स, ठीक है। जब हम अमाइड्स के साथ PCl5 रिएक्ट कराते हैं देखो, तो हमने पता है अभी अभी पढ़ा है ऑक्सीजन बाहर निकालना है तो दोनों क्लोरीन यहीं लगेंगे देखो, तो यहाँ पे भी Cl लग गया, इस पे एक और Cl और NH2। अब यहाँ पे क्या है, HCl बाहर चला जाता है, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन्स पूरा यूज हो जाता है और दो HCl बाहर चले जाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, दो HCl बाहर चले जाते हैं और हमें क्या मिल जाता है, नाइट्राइल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स, ठीक है, तो नाइट्राइल्स मिलते हैं। कोई डाउट, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो अमाइड से हमेशा हमें क्या मिलते हैं, नाइट्राइल्स मिलते हैं, ठीक है, तो इसे नोट कर लो। ये था हमारा फ्रॉम एल्कोहल्स वाला टॉपिक। अगली क्लास में एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स का, ठीक है।